बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बड़ी अहम है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। आर्टिकल 62-63 62-63 जो पता नहीं कितने पार्लियामेंटेरियंस को खा गया। आर्टिकल 62-63 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया गया। खान साहब बड़े कसीदे पढ़ते थे इस आर्टिकल के। इसी आर्टिकल 62-63 को तब्दील करने की या तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये खान साहब क्यों तब्दील करा रहे हैं? कप्तान साहब क्यों वैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िद है कि जनाब इसी तरीके से हम बिल को पास करवाएंगे। और वो किन को एनआरओ देना चाह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को जो बिल की शिकें हैं, नया जो इलेक्शन का तरमीमी बिल आ रहा है उस पर क्या क्या एतराज़ात हैं, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाए जनाब आर्टिकल 62-63। तो आपको मालूम है आर्टिकल 62-63 बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है ना माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ रखा होगा। ज़रा 62-63 को पढ़ें भी सही, और कभी इस पर अलग से प्रोग्राम भी करेंगे। उसको तरमीम किया जा रहा है कैसे? अच्छा, माजी का मौक़िफ़ क्या था खान साहब का? खान साहब फरमाया करते थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी और भी बहुत सारी जगहों पर, जलसों में भी, कि आर्टिकल 62-63 को तब्दील नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर तब्दील नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने ये यहाँ तक कहा था कि असम्बली पूरी की पूरी फारिग होती है तो हो जाए, ये हमारा फ़ायदा है, लेकिन आर्टिकल 62 और 63 को तब्दील नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते रहे माजी में कि भाई तब्दील होना चाहिए, इसको तब्दील कर दें। बहुत सारी शिकें ऐसी हैं, ख़ुद 18वीं तरमीम में भी बहुत सारा इस तरह का हुआ सिलसिला। आर्टिकल 62 और 63 पीपल्स पार्टी वाले आज तक कहते हैं ना कि देखें जी, हम तो 18वीं तरमीम में ये कह रहे थे नून लीग से कि आर्टिकल 62 और 63 को तब्दील करें। उस वक्त मौलाना साहब ने मुखालफत की और वही उसी आर्टिकल 62 और 63 की जद में आ गए फिर नवाज शरीफ साहब। मतलब जिस तरीके से भी उन पर वही लागू कर दिया गया किसी न किसी तरीके से। खैर, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये तब्दील हो भी जाता तो कोई और लागू कर दिया जाता। वो वही वाली बात है ना कि मेमने को खाना हो भेड़िए ने तो हर सूरत में खाएगा। तो अच्छा, बहरहाल इसको छोड़ दीजिए, आ जाए। अच्छा, इसमें खान साहब कहा करते थे कि पूरी असम्बली फारिग होती है तो होने दें, लेकिन आर्टिकल 62-63 रहे, उसी तरह रहे। असल में फिर कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान। जब ये नारा लगता है ना, मुझे बड़ा मज़हका खेज नारा, ये हो सकता है मेरे मोहतरम कौमी यूथ को तो बहुत प्यारा लगता हो ये नारा, लेकिन वो जब इस किस्म की चीज़ें हम देखते हैं ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और खान साहब रोज़ तकरीर कर रहे होते हैं जनाब के तुमसे पहले कौमें इस वजह से तबाह हुई हैं कि वो आपको पता है वो सारा कुछ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, सबका जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि जब वो कोई ताकतवर पकड़ा जाता था तो वो निकल जाता था, और वो फिर जो है ना मतलब कमज़ोर होता था तो आइन और कानून के शिकंजे में आ जाता था। तो बस यही इसी वजह से तो वो बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है उस वक्त यू टर्न ले लेते हैं। यही तो मुसीबत है नए और पुराने पाकिस्तान की रट, और यही लगाई हुई है। अभी रिसेंटली जो है ना, यही मैं आता हूँ आर्टिकल 62-63 क्यों तब्दीली हो रही है, कैसी तब्दीली हो रही है। ये तब्दीली आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ी वारदात है, बड़ी वारदात डाली गई है। ये तब्दीली हो कैसे रही है और ये किसको एनआरओ दिया जा रहा है? अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि वो गाड़ियाँ जो लाहौर में पंजाब में मतलब नीलाम होनी थी, उनको खैर से ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया गया। एक गाड़ी भेजी गई कमिश्नर डीजी खान को, और कमिश्नर डीजी खान ने वो गाड़ी खैर से आगे उस्मान बुज़दार यानी कि वसीम अकरम प्लस के भाई को दे दी। अब फिर कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान। इन्हीं गाड़ियों का तो आप आए, आपने एक तरह से मुबैना तौर पे ड्रामा रचाया कि जी देखिए हमने गाड़ियाँ भेज दी हैं। अब इस तरह से आप शाहाना किस्म की गाड़ियाँ रखेंगे, अवाम ये अब मर जाएं और ये करें, और आपने भैंसें बेच दी हैं। ये एक अलग बहस है कि दूध पता नहीं भैंसों से 10 गुना ज़्यादा कीमत का आ गया होगा। उसके बाद जो है ना आपने भैंसें बेच के 23 लाख की या 24 लाख की भैंसें बेच के दिखाया जनाब हम बड़े हीरो हैं, और वो तो ये गाड़ियाँ करते थे। और वो तो
आज तक तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब को अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है। अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर का, अदालत उनकी जायदादें ये वो, हालांकि वो कम कीमत पे उन्होंने जो है ना वो गाड़ियां ली थी, वो हों या यूसुफ रजा गिलानी पर भी वही केस है, आसिफ जरदारी साहब पे भी वही केस है, नवाज शरीफ साहब। तो आप तो बड़े आइडियल माहौल की बातें करते थे और वही गाड़ी फिर खैर से यहाँ से गई और वो उसके बाद कमिश्नर डीजी खान और कमिश्नर डीजी खान ने दे दी वसीम अकरम प्लस के भाई को। तो ये फिर आप कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये एक थोड़ी सी अब आ जाए आर्टिकल 62-63 पे ये किसको एनआरओ दिया जा रहा है। अब बात इस तरह है कि जब भी कोई बंदा, इलेक्शन लाज में है कि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई पार्लियामेंटेरियन, जब भी कोई मेल फीमेल कोई भी, जब वो कागजात नामजदगी अपने जमा कराता है ना, और अगर वो दोहरी शहरियत का हामिल है, यानी उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, दोहरी शहरियत है, किसी और मुल्क की शहरियत भी उसके पास अगर है, तो कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त उसी दिन उसी लम्हे उसको, ये इलेक्शन लॉज कहते हैं, उसी वक्त उसी लम्हे उसको आइन कानून कहता है कि उसी लम्हे उसको वो दोहरी शहरियत तर्क करनी होगी और इसके सबूत में उसका सर्टिफिकेट देना होगा। यानी इसका मतलब यह है कि वो दोहरी शहरियत तो पहले तर्क कर चुका होगा ना, क्योंकि जिस मुल्क की शहरियत उसके पास होगी, अमेरिका, बरतानिया, किसी भी दूसरे मुल्क की कोई शहरियत होगी, तो वो उसको अप्लाई करेगा कि जी मेरी शहरियत ख़त्म कर दी जाए। वो उसको ख़त्म करके महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, हफ्ता लगता है, जितना लगता है उसको ख़त्म करके उसको एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये आपके पास सर्टिफिकेट है, अब ये आपकी यहाँ की शहरियत नहीं है, सिर्फ आपकी पाकिस्तान की अपनी शहरियत है। ठीक है, जब वो बंदा इलेक्शन लड़ता है और कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो फिर वो सर्टिफिकेट उसका साथ देता है, ठीक है ना। और अगर जो लोग सर्टिफिकेट नहीं देते, जिस पर कोई शक भी हो, तो वो साथ हल्फनामा दे देते हैं कि जी हमारी कोई दोहरी शरीयत नहीं है, मैं दोहरी शरीयत नहीं रखता, मेरे पास किसी मुल्क की दोहरी शरीयत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन दोहरी शरीयत वाले को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं देता, इलेक्शन लड़ने का अख्तियार नहीं देता, इलेक्शन लड़ने का इजाज़त नहीं देता। ठीक है, ये बात है। अब मामला क्या हुआ जनाब, मामला ये हुआ कि अब 62-63 को तब्दील किया जा रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे इसको तब्दीली करें, वो बिल पास हो गया कौमी असम्बली से। जी हाँ, ठीक है ना, वारदात तो ऐसे डाली जाती है ना। वो इलेक्शन कमीशन में गया तो इलेक्शन कमीशन ने बाद में उस पर बड़े इतराज़ात भी उठाए। अब ये किया जा रहा है, वारदात कैसे डाली जा रही है, सुनिएगा जरा कि वारदात कैसे डाली जा रही है। वारदात ऐसे डाली जा रही है कि भाई वो जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो ना, जमा करते वक्त नहीं, ठीक हो गया ना। अब तो यह है ना कि आप जिस दिन जिस लम्हे जमा कराएंगे उसी वक्त सर्टिफिकेट देंगे, नहीं, जब जांच पड़ताल होगी ना, जब स्क्रूटनी होगी, जमा हो जाएगा, फिर बहुत सारे दिन बीच में होते हैं, फिर जब स्क्रूटनी का मरला आएगा ना, जब स्क्रूटनी होगी उस वक्त आपको सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। और इसको क्या किया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पीछे से अप्लाई करवाया गया है 2017 से। जरा वारदात की तो आपको समझ आ गई होगी। मेरी आदत है मैं बहुत ही आसान लफ्जों में, मेरे से भाई मेरे व्यूअर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जबरदस्त अंदाज में समझ जाते हैं, लेकिन मैं जवानों को समझाना होता है, ठीक हो गया ना, जिनको पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है और होनी भी चाहिए। तो मैं आसान तरीन अल्फाज में कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि ये जो दोहरी शरीयत वाला मामला है, ये उसी वक्त सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी नहीं है। अब तो लिखा हुआ है ना आइन कानून में सब कुछ, उसी वक्त सर्टिफिकेट जमा कराना नहीं, जब स्क्रूटनी हो रही होगी ना, जब स्क्रूटनी होगी उस मरले पे भी जमा करवा दें तो काबिल कबूल होगा। समझ आ गई है। और इसको अप्लाई करवा दिया है 2017 से, अब से नहीं। अब ये आपको समझ तो आ गई होगी कि किन को एनआरओ दिया जा रहा है। अब आ जाएं जनाब वोडा साहब के केस पर। वोडा साहब ने ये किया, अब जरा आपको पता चल जाएगा बारीक वारदात कैसे डाली जाती है। फिर आपको बड़े बुलंद और अपना नारे और शोर सुनाई देगा कि एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान, तुमसे पहले कौमें इस तरह से तबाह हुई हैं इस वजह से। ये खान साहब का बड़ा जो है ना, बहुत ही इस तरीके का वो बयान करते हैं अहदीस को, और इस तरीके से बहुत उछल के बातें करते हैं माशाअल्लाह। अब उसके बाद जनाब आ जाएं, फैसल वोडा साहब ने क्या किया। 8 जून 2018 ये वो डेट थी
इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने के। अच्छा 3 दिन बढ़ गए, वो हो गई 11 जून 2018। 11 जून को जब जमा करवाए तो फैसल वोडा साहब ने खैर से एक हल्फनामा जमा करवाया, एफिडेविट जमा करवाया, बयान हल्फी जमा करवाया कि मेरे पास किसी मुल्क की कोई शहरियत नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास किसी मुल्क की सिटीजनशिप नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूँ। ज़रा देखिएगा वारदात बारीक कैसे डाली है। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ, उनके पास शहरियत तो थी लेकिन उन्होंने बयान हल्फी जमा करवा दिया 11 जून को। उस 11 जून के 4-5 दिन बाद फैसल वोडा साहब ने कराची में अमेरिकन कौंसलेट में एक एप्लीकेशन जमा करवाई कि जनाब मेरी जो है ना ये कैंसिल की जाए, अमरीकी शहरियत कैंसिल की जाए। अब कागजात नामजदगी तो जमा हो गए, कागजात नामजदगी कानून कहता है, आइन कहता है कि जब उस वक्त जमा हो रहे होंगे उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और अगर सर्टिफिकेट नहीं तो आपको बयान हल्फी देना पड़ेगा कि किसी की शरीयत नहीं है, और अगर है तो उसको मनसूख करवा के वो सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा उसी वक्त जिस वक्त आप जाके उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास आप जमा करवा रहे हैं कागजात नामजदगी। आपको समझ आ गई होगी। अब वोडा साहब कागजात नामजदगी जमा करवा गए, ठीक, इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनकी दोहरी शरीयत तो थी। 4 दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के 4 दिन बाद उन्होंने अमेरिकन कौंसलेट में कराची में एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी दोहरी शरीयत खत्म कर दी जाए। अब उन्होंने उससे भी राउंड अबाउट को 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उनकी वो दोहरी शरीयत खत्म करवाई, ठीक है ना, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया। अब जनाब केस चल गया, और इसी वजह से आपको पता है कि इस तरीके से कुछ सहाफ़ियों ने जब उनसे सवालात किए तो फिर उन्होंने आगे से गालम गलोच भी की, ठीक है ना, फैसल वोडा साहब ने। और फिर उसके बाद जनाब वो केस चला, पहले सिंध हाई कोर्ट में, फिर इस तरह से इलेक्शन कमीशन में, फिर उसके बाद जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते तो वो कहते इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में जाते तो वो कहते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, वो कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल। मसल कहने के यही इधर उधर ना भागम भाग और दौड़म दौड़ और जनाब छलांगे मारते रहे। अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक़्त केस तो बहुत ही गंभीर हो गया। ये अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, वोडा साहब ने इलेक्शन में वोट डाला और वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा उनके वकील ने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अब उन्होंने कहा कि चलो उस सीट से MNA शिप से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दी है। ये भी कानून और आइन की क्या मुँह शगाफियाँ हैं भाई, क्या आवाम की आंखों में क्या धूल झोंकने के मुतरादिफ है। फिर अदालत ने कहा कि चूंकि अब इसने इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, खैर से फैसल वोडा साहब ने, अब इनको नाअहल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फैसले में उन्होंने लिख दिया, तफसीली फैसले में भी, कि जो इन्होंने एफिडेविट गलत जमा करवाया था, जो झूठा हल्फनामा जमा करवाया था उस वक़्त, वो अपनी जगह बरकरार है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके असरात होंगे। अब केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पिछली पेशी पे फिर उनका वकील नस गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है आखिरी मौका है। अब केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब जनाब अगर फैसल वोडा साहब उस हल्फनामे की बुनियाद पर नाअहल हो जाते हैं तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि भाई यार जब ये इन्होंने झूठा हल्फनामा जमा करवाया और उस वक़्त इनके पास अमेरिका की शहरियत थी और उस वक़्त इन्होंने झूठ बोला, गलत हल्फनामा, झूठा हल्फनामा इन्होंने जमा करवाया, धोखा दिया इंस्टीट्यूशंस को, और 4 दिन बाद जाके अप्लाई किया और फिर उससे अगले 10 दिन बाद इनकी शहरियत कैंसिल हुई। उस वक्त ये ड्यूल नेशनल थे, दोहरी शहरियत के हामिल थे जब ये जमा करवा रहे थे। अब समझ आ गई, जब उनको सर्टिफिकेट मिला ना उस वक्त वो स्क्रूटनी का मरला था। अब समझ तो आपको आ गई होगी सबको। अब 62 और 63 में वारदात ये डाली जा रही है कि खैर अगर आप कागजात नामजदगी के वक्त नहीं करवाते वो जमा सर्टिफिकेट और आप स्क्रूटनी के मरले पे भी करा देते हैं फिर भी काबिल कबूल है। अब आपको पता किन को खैर से दिया जा रहा है NRO, ये फैसल वोडा साहब को दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि सादिया अब्बासी साहबा और हारून अख्तर साहब, ये 2 नाम सेनेटर हैं नून लीग के, इनको नाअहल कर दिया गया। कैसे नाअहल किया गया? इनको इस वजह से नाअहल कर दिया गया कि दोहरी शरीयत का सुना तक नहीं गया। बाबे रहमते का दौर था भाई, बाबे रहमते ने क्या क्या कमालात नहीं किए। तो अब 2 होना तो यही चाहिए था ना कि फैसल वोडा साहब के साथ भी 2 मिनट में, लेकिन भाई यहाँ पे तो आपको पता है
वही वाली बात है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। मेरा ख्याल है खान साहब ठीक कहते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान। वो एक पाकिस्तान अपनों को नवाजने के लिए है, इसी तरह के एनआरओ देने के लिए है, वो एक पाकिस्तान इस वजह से है। अब आ जाएं जनाब के इंतखाबी इसी किसी के साथ, चूंकि उसके बाद मैंने एक और वीडियो भी करनी है। तो इंतखाबी फहरिस्तें, अब क्या क्या उसमें इलेक्शन लॉस जो हैं, इलेक्शन को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत एतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा है इसमें मुतादिद शिकें आइन से मुतसादिम हैं, चंद का मैं जिक्र भी करने लगा हूँ। और उन्होंने कहा है कि तकरीबन कोई यूँ समझ लें कि 45 इलेक्शन बिल के, नया जो इलेक्शन बिल है उसकी 45 शिकों पर उन्होंने जो है ना ये उठाया है, एतराज़ात उठाए हैं। पहला आ जाए इंतखाबी फहरिस्तें। अच्छा, आर्टिकल 219 के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नज़रसानी ये अख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और आर्टिकल 222 कहता है कि इन अख्तियारात को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तरमीमी बिल ने खैर से तब्दीली सरकार ने क्या किया, तरमीमी बिल में उन्होंने ये अख्तियारात दे दिए नादरा को। ओ भाई, आप नादरा को कैसे दे सकते हैं? पहले आइन में तरमीम करो, फिर उसके बाद नादरा को दो। एक और बात, उसके बाद है वोटर, उसके बाद है हल्का बंदियाँ। हमेशा ये आर्टिकल 51 है, 51 है आइन पाकिस्तान का, उसको देखें। वो जो हल्का बंदियाँ होती हैं वो कहते हैं कि जनाब ये हल्का बंदियाँ आप करते हैं आबादी की बुनियाद पर। ये इन्होंने कर दिया है नए इलेक्शन में, नए इलेक्शन बिल में इन्होंने कर दिया है जनाब, किस बुनियाद पे कर दिया है नए इलेक्शन बिल में? रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पे। अब हल्का बंदियाँ जो होंगी ना, ठीक हो गया ना, वो आबादी के लिहाज से नहीं होंगी, वो होंगी जनाब रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पे। वो आपको पता है कि वो किस तरीके से, ये भी बड़ी बारीक वारदात डाली गई है, आबादी के लिहाज से नहीं। वो चूंकि वो उनको पता है कि जनाब हम ये इस बिल में ये भी ला रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोट का हक देने का, बाकी भी। तो रजिस्टर्ड वोटरों को तो इधर उधर करके आराम से आप कर सकते हैं, इधर से उधर उसका नाम डलवा दें, उधर डलवा दें, जिस तरीके से। लेकिन अब बात यह है कि आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि हल्का बंदियां आबादी की बुनियाद पर होंगी। आइन को तब्दील नहीं किया गया और ऐसे ही शुरली छोड़ दी गई। बिल पास भी हो गया खैर से, ठीक है ना, और आइन को तब्दील भी नहीं किया गया और वो बिल पास करवा दिया गया है। इस पे भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुफिया वोटिंग पर भी एतराज़ात उठाए हैं कि सेनेट में जो खुफिया वोटिंग, भाई खुफिया और ओपन वोटिंग, इन्होंने ओपन वोटिंग का कहा है और वो आइन में लिखा हुआ है कि खुफिया वोटिंग। भाई जब तक आप आइन को तब्दील, अच्छा ये ना एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है, बड़ा हीरो बना के पेश किया जाता है। मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है, आप यकीन कीजिए वो मौक़िफ़ भी यही है कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। कल भी मैंने यही कहा कि खान साहब ने अड्डे देने का जो कहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि अड्डे नहीं देंगे, ठीक हो गया ना। मैं उसको 10 मरतबा अप्रिशिएट करता हूं, भाई सुन लो, मैं उसको 1000 मरतबा तारीफ करता हूं। लेकिन बात यह है कि उसकी वजह भी बतानी पड़ती है कि खान साहब ने क्यों कहा होगा, और उसके साथ ये भी बताना पड़ता है। फिर आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी बातें करके हमने अप्रिशिएट किया, खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, फिर मामला तो ये होते हैं ना। अब मैं कहता हूं कि खान साहब का बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सेनेट में ओपन वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वही वोटिंग जब उनको सादिक संजरानी साहब के वक्त खुफिया चाहिए थी तो उन्होंने खुफिया करवा ली, और फिर उसके बाद जब सेनेट इलेक्शन में उनको ओपन चाहिए थी, वो यूसुफ रजा गिलानी को फायदा होना था, वो फायदा ले भी गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने वो चीखना शुरू कर दिया पूरी पार्टी ने, पूरी गवर्नमेंट ने, कि जनाब वो फिर जो है ना अब तो ओपन होनी चाहिए। तो भाई अगर ओपन भी होनी चाहिए तो आइन में तरमीम होनी चाहिए ना। बात यह है कि अब किसी का एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि नीयत बड़ी ठीक है जनाब। ये कहा जाता है ना कि नीयत, अल्लाह माफ करे पूरी कौम का सत्यानाश हो जाए, भूख से मर जाए, हम इसी बात पे खुश हैं कि हुक्मरान की नीयत बड़ी ठीक है, ठीक हो गया ना। भाई मुझे कोई कम अज कम एटलीस्ट कोई नीयत के साथ साथ हैसियत पे भी, नीयत के साथ साथ अहमियत पे भी, नीयत के साथ साथ अहलियत पे भी सवाल उठाने हैं कि मुझे ये भी करने हैं कि नीयत के साथ मैं नीयत को क्या करूं। मैं नीयत पर कहता हूं आपकी नीयत बहुत आला होगी, लेकिन कुछ तो अहलियत भी होनी चाहिए ना। मेरे अवाम भूखे मर रहे हैं, उधर भी तो इस किस्म का सिलसिला होना है। अब बात यह है कि लोग कहते हैं जनाब देखो ने बल्ले बल्ले आपको ओपन वोटिंग नहीं चाहिए। भाई मुझे चाहिए, मैं कहता हूं खान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे चाहिए, लेकिन उसमें ऐसे ओपन वोटिंग उठा के टेबल से कागज इधर से उधर रख दिया, ओपन वोटिंग हो जाएगी। भाई ओपन नहीं हो जाएगी, उसमें आइन में तरमीम होगी ना, उसमें इस तरह से बिल पास करके होता है।
बिल पास करके तो नहीं होता ना, उसमें तो आइन में तरमीम की जाएगी। एक चीज को आइन कह रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने क्या कहा, जो हम बहुत ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। अभी सेनेट से पहले बड़ा जनाब यूं समझ लें कि एक भौचाल सा आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, देखें क्या करता है, ओपन या खुफिया, ओपन या खुफिया, यही लगा हुआ था ना कितने अरसे से, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि नहीं खुफिया, क्योंकि आइन कह रहा है खुफिया। इस वजह से अगर आपको ओपन करानी है तो आप उसके बाद जो है ना इसमें वो करें, आइन में तरमीम करें। तो भाई आइन में तरमीम कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी नीयत ठीक है और आइन कुछ और कहता है, आप उसके कुछ अगेंस्ट कह रहे हो। और आइन भी इंसान का लिखा हुआ है, इंसानों का बनाया हुआ है, वो कुरान और हदीस नहीं होता, उसको तब्दील किया जा सकता है। तब्दील करने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है, तो तब्दील करो। ऐसे थोड़ी है कि आप आइन कुछ और कहता है, आपने उठा के बिल ही पास कर दिया और उस शिक को, आइन की उस शिक को तब्दील ही नहीं किया। जिस तरह से आइन कहता है कि हल्का बंदियां होंगी आबादी के लिहाज से, आपने खैर से वो बिल में ये ठोक दिया कि जनाब हल्का बंदियां होंगी रजिस्टर्ड वोटरों के हिसाब से, तो आइन में तब्दील ही नहीं किया और फिर उसके बाद वो चीज तब्दील कैसे हो जाएगी। ऐसे तो अगर हो जाए तो फिर तो आइन की कोई हैसियत ही ना रहे। फिर तो इसका मतलब यह है कि हर बंदा अपने हिसाब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे भी शिकवा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे मैं चूंकि बहुत ही तफसील से वीडियो कर चुका हूं, उसके तमाम एस्पेक्ट्स, प्रॉस एंड कॉन्स बता चुका हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।